वेरी गुड मॉर्निंग। आज पढ़ेंगे प्राकृतिक संसाधनों के बारे में। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण एवं प्रबंधन की अगली कड़ी में अपना जो टॉपिक चल रहा है वो है प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधनों में जो आज पढ़ने जा रहे हैं उसमें कोयला एवं पेट्रोल के बारे में अध्ययन करेंगे। किस प्रकार से कोयले का प्रारंभ में निर्माण होता है, पेट्रोलियम उत्पादों का किस प्रकार से निर्माण होता है, पेट्रोलियम उत्पाद कैसे प्राप्त किए जाते हैं, कौन सी विधि से पेट्रोलियम उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं, इन सभी टॉपिकों का अध्ययन हम आज इस वीडियो के तहत करने वाले हैं। प्राकृतिक संसाधनों की बात करते हैं तो प्राकृतिक संसाधनों में सबसे पहले पढ़ेंगे कोयला एवं पेट्रोलियम के बारे में। आपने प्राकृतिक कोयला एवं पेट्रोलियम तो देखा ही होगा। कोयला एक ठोस कार्बनिक ईंधन होता है। जिस पदार्थ में कार्बन पाया जाता है उसे कार्बनिक पदार्थ कहते हैं। चूंकि कोयला एक ईंधन है अतः यह ठोस कार्बनिक ईंधन है। ऊर्जा के प्रमुख स्रोतों के रूप में कोयला अत्यंत महत्वपूर्ण संसाधन आता है। जितने भी ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं उनमें कोयला सबसे पहला नंबर अत्यंत महत्वपूर्ण पदार्थ है। कुल ऊर्जा का 30 से 40% कोयले से प्राप्त होती है। हमारे भारत में जितनी भी जो ऊर्जा बनाई जाती है उस ऊर्जा का 35% से लेकर 40% तक जो ऊर्जा है वो हमें कोयले से प्राप्त होती है। तो ये सीधी बात याद रखनी है। कोयला कैसा है तो अवस्था पूछे तो ठोस स्टेट, ठोस हो गई इसकी, एक ऑर्गेनिक यानी कंपाउंड है, कार्बनिक ईंधन है। ऊर्जा के प्रमुख स्रोतों में इसका नाम गिना सुना नाम है। एवं ये जितनी भी ऊर्जा हमारे देश में उत्पादित होती है उसका 35% से लगा करके 40% तक कोयले से हमें प्राप्त होती है। देखिए धरती पर कोयले का निर्माण कैसे हुआ। तो कोयले को निर्माण को लेकर देखें तो धरती के भूगर्भ में स्थित कोयले का निर्माण हजारों करोड़ों वर्षों पूर्व हुआ है। तो करोड़ों वर्ष पूर्व धरती पर मौजूद वनस्पतियों एवं जीव जंतुओं के भूकंप एवं अन्य प्राकृतिक कारणों के कारण जल में डूब जाने से तथा धरती के नीचे दब जाने के बाद में उच्च ताप एवं उच्च दाब के कारण ये जो जैविक पदार्थ थे वो कालांतर में कोयले में रूपांतरित हो गए। तो सीधी बात है कि कोयले का निर्माण जीव जंतुओं एवं प्राकृतिक वनस्पतियों से हुआ है। जब ये वनस्पतियां धरती के नीचे भूगर्भ में दब गई तो उच्च दाब एवं उच्च ताप के कारण ये सीधे कोयले में बदल गई, ठोस कोयला बन गया। तो कोयले का निर्माण कुछ इस प्रकार हुआ है। कोयले में उपस्थित रासायनिक पदार्थों की बात करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि कोयला कार्बनिक पदार्थ है। अब कोयले में किस प्रकार के रासायनिक पदार्थ का जो कंपोजिशन होता है, इसका निर्माण कौन कौन से रासायनिक पदार्थों से होता है। तो कोयले में मुख्य रूप से कार्बन पाया जाता है। अब कोयले में मुख्यतः जो पहला प्राथमिक जो सबसे अधिक पदार्थ पाया जाता है वो तो है कार्बन। इसके अलावा कोयले के अंदर जितने भी रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं उनमें नंबर आता है हाइड्रोजन का, उसके बाद में नाइट्रोजन, इसके अतिरिक्त उसमें ऑक्सीजन भी पाई जाती है, उसके अंदर सल्फर यानी गंधक भी पाया जाता है, फास्फोरस भी पाया जाता है एवं कुछ मात्रा में अकार्बनिक द्रव्य भी पाया जाता है। तो हम पूर्ण रूप से कह सकते हैं कि कोयला पूर्ण रूप से कार्बन से नहीं बना हुआ। कार्बन के अलावा इसके अंदर बहुत सारे रासायनिक तत्व भी मिले हुए रहते हैं, जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, गंधक, फास्फोरस, कुछ मात्रा में इसमें कार्बनिक द्रव्य भी पाया जाता है। तो प्रश्न कुछ इस प्रकार से बन सकता है कि कोयले में कौन कौन से रासायनिक पदार्थ मिले हुए रहते हैं, या कोयले में कार्बन के अलावा कौन कौन से सूक्ष्म मात्रिक जो पदार्थ है वो पाए जाते हैं। तो आपका आंसर होगा हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, गंधक, फास्फोरस एवं कुछ मात्रा में अकार्बनिक पदार्थ या द्रव्य भी पाया जाता। अब आपने देखा होगा कि कोयले अलग अलग प्रकार के होते हैं। कुछ गहरे काले रंग का होता है, कुछ हल्के काले रंग का होता है, कुछ गहरे भूरे रंग का होता है एवं कुछ हल्के भूरे रंग का होता है। तो कोयले के जो ये विभिन्न प्रकार है
कोयले के अंदर पाए जाने वाले नमी रहित कार्बन की मात्रा के अनुसार कोयले को 4 भागों में बांटा गया है। तो कोयले के कितने भाग हैं? कोयले के कुल 4 भाग हैं। ये चारों भाग कोयले में नमी रहित कार्बन की मात्रा के अनुसार कोयले को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है एंथ्रासाइड। एंथ्रासाइड प्रकार का कोयला जिसमें 94 से 80% कार्बन पाई जाती है। उसके बाद में नंबर आता है 2 बिटुमेंस, इसमें 78 से 86% कोयला कार्बन पाया जाता है। उसके बाद में लिग्नाइट 28 से 30% कार्बन पाया जाता है। उसके बाद में नंबर आता है पीट। पीट सबसे थर्ड क्लास का कोयला है जिसमें 27% कार्बन पाया जाता है। तो सबसे अच्छा वाला कोयला है वो एंथ्रासाइड है, और सबसे थर्ड क्लास यानी घटिया किस्म का जो कोयला कहते हैं वो पीट कोयला आता है। अब कोयले को लेकर एक महत्वपूर्ण रासायनिक समीकरण इस किताब में अपनी पाठ्य पुस्तक में आई है, जो क्या है, जिसको भंजक आसवन विधि के नाम से भी जाना जाता है। तो कोयले को हवा की अनुपस्थिति में बिना हवा की या कोयले को हवा की अनुपस्थिति में 1000 से लेकर 1400 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो कोयला कोलतार, कोल गैस एवं अमोनिया में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को भंजक आसवन विधि कहते हैं। कोयले के उत्पाद प्राप्त करने के लिए कोयले को हवा की अनुपस्थिति में 1000 से लेकर 1400 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है, जिससे कोयला कोलतार, कोल गैस एवं अमोनिया गैस में बदल जाता है। यह प्रक्रिया भंजक आसवन विधि के नाम से जानी जाती है। अब आगे बात करते हैं कोयले के बाद में जो प्राकृतिक संसाधन, अगला प्राकृतिक संसाधन हमारा जो आता है वो है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम एक अत्यधिक ज्वलनशील एवं अत्यधिक उपयोगी पदार्थ है। पेट्रोल को लगभग सभी ने देखा होगा एवं पेट्रोलियम उत्पादों को लगभग आपने सभी ने देखा होगा। पेट्रोलियम एक गाढ़े रंग का द्रव होता है, अधिक ज्वलनशील होता है एवं अधिक उपयोगी होता। इसका निर्माण भी कोयले की भांति पृथ्वी के भूगर्भ में हुआ। कोयले की तरह इसका निर्माण भी पृथ्वी के नीचे, भूपर्पटी के नीचे भूगर्भ में हुआ। यह एक जीवाश्म ईंधन है। इसे जीवाश्म ईंधन इसलिए कहते हैं कि ये जीवों के अवशेषों के पृथ्वी के नीचे दब जाने के बाद में उच्च ताप एवं उच्च दाब के कारण ये पेट्रोलियम निर्मित हुआ था, इसलिए इसको जीवाश्म ईंधन के नाम से भी जाना जाता। पेट्रोलियम को अपरिष्कृत तेल, कच्चा तेल, चट्टानी तेल आदि के नामों से भी जाना जाता है। अब आपको जैसे पूछ लिया जाए एक प्रश्न कि अपरिष्कृत तेल, कच्चा तेल या चट्टानी तेल, ये जो पर्यायवाची नाम है ये किसके हैं? तो ये पर्यायवाची शब्द किसी के नहीं है, ये है पेट्रोलियम के। अब पेट्रोलियम से हम अलग अलग कैसे, जैसे पेट्रोलियम उत्पाद जैसे पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, मोम है, कोलतार है, वैसलीन है, डीजल है आदि कैसे प्राप्त किए जाए? तो पेट्रोलियम से पेट्रोलियम उत्पाद प्राप्त करना कैसे संभव हो सकता है? तो हमारे राजस्थान में भी बाड़मेर के तरफ में जो ऐश्वर्या रिफाइनरी है, जहां पर राजस्थान के बाड़मेर एवं जैसलमेर इलाकों में पेट्रोलियम उत्पादों की खोज की जा रही है और राजस्थान के पश्चिमी धोरों में पेट्रोलियम उत्पादों के मिलने की अत्यधिक संभावनाएं हो रही है। अब अगले नंबर टॉपिक की बात करते हैं। तो पेट्रोलियम से पेट्रोलियम उत्पादों को अलग करने की जो विधि है वो है कौन सी? प्रभाजी आसवन विधि। अब प्रभाजी आसवन विधि से कैसे पेट्रोलियम उत्पादों को अलग किया जाता है? तो पेट्रोलियम पदार्थों से विभिन्न पेट्रोलियम उत्पादों जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, मोम, कोलतार, वैसलीन, स्नैक आदि को जिस विधि से अलग अलग कर दिया जाता है उसे प्रभाजी आसवन विधि कहते हैं। तो प्रभाजी आसवन विधि बोर्ड के परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट एवं महत्वपूर्ण है। प्रश्न आ सकता है कि प्रभाजी आसवन विधि किसे कहते हैं? तो प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा पेट्रोलियम उत्पादों को या पेट्रोलियम पदार्थ से विभिन्न प्रकार के पेट्रोलियम उत्पाद जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, मोम, कोलतार, वैसलीन, स्नैक आदि को अलग अलग करके अलग अलग किया जाता है, जिस विधि से उसे प्रभाजी आसवन विधि कहते हैं। बायोडीजल
बायोडीजल जैविक स्रोतों से प्राप्त ईंधन का एक ऐसा स्रोत है या ऐसा विकल्प है जो पेट्रोल एवं डीजल की बढ़ती हुई मांग को कम करके पेट्रोल एवं डीजल के संसाधनों को लुप्त होने से बचाया जा सकता है। और राजस्थान सरकार राज्य में बायोडीजल हेतु व्यावसायिक खेती को भी बढ़ावा दे रही है। तो बायो यानी जैविक, जैविक डीजल, जीवों से बनाया जाने वाला डीजल। तो बायोडीजल जैविक स्रोतों से प्राप्त होता है, जैसे गोबर, कृषि से प्राप्त होने वाले कृषि उत्पाद, उनको एक भट्टी में डालकर फिर उससे उच्च ताप पर जो वैकल्पिक प्राकृतिक संसाधनों को विलुप्त होने से बचाने के लिए जो वैकल्पिक ऊर्जा का स्रोत है वो है बायोडीजल। तो बायोडीजल बढ़ती हुई जनसंख्या के द्वारा पेट्रोल एवं डीजल की जो खपत हो रही है, इस खपत को कम करने के लिए बायोडीजल एक वैकल्पिक ऊर्जा का स्रोत है। सतत पोषणीय विकास, हमारा अगला टॉपिक है सतत पोषणीय विकास। तो सतत पोषणीय विकास संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग से संबंधित है। तो सतत पोषणीय विकास का संबंध, सीधा संबंध है प्राकृतिक संसाधनों का बुद्धि से उपयोग करना, न्यायपूर्ण उपयोग करना, विवेकपूर्ण उपयोग करना एवं सतर्क होकर उपयोग करने से। जब हम किसी भी प्राकृतिक संसाधन का विवेकपूर्ण, न्यायपूर्ण एवं सतर्क होकर उपयोग करेंगे तो आने वाली ज्यादा से ज्यादा पीढ़ियां हैं प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग भली भांति कर सकेगी। और इसके लिए वर्तमान में प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग हम जो कर रहे हैं सतर्क होकर करें और करना भी चाहिए। सतर्क होकर करें तो आने वाली हमारी जो पीढ़ियां है वो प्राकृतिक संसाधनों का अधिक से अधिक उपयोग कर सकेंगी। यही सही मायनों में सतत पोषणीय विकास का अर्थ है। प्रकृति द्वारा प्रदत्त प्राकृतिक संसाधनों के विलुप्त होने के खतरे को ध्यान में रखते हुए प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण अति आवश्यक हो गया है। अतः प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में जन सामान्य या जन की क्या भागीदारी हो सकती है? तो वर्तमान में प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन के कारण प्राकृतिक संसाधनों का ज्यादातर विलुप्त होने का खतरा उत्पन्न हो गया है। अतः आने वाली हमारी पीढ़ियां या आने वाली हमारी मनुष्य पीढ़ी ज्यादा से ज्यादा प्राकृतिक संसाधनों का न्यायपूर्ण सतत उपयोग कर सके, इसके लिए जन साधारण को जागरूक होकर पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ में प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण अति आवश्यक हो गया है। तो पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ में प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण वर्तमान में एक गंभीर विषय बन गया है। तो हम प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, चूंकि मनुष्य एक बुद्धिजीवी जीव है, सामाजिक प्राणी है, अतः हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों को बचाकर कैसे रख सकते हैं, इसके लिए प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण जरूरी है। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की बात करते हैं, जहां हमें पर्यावरण को बचाने का जो कई प्रकार के, आज से कई वर्षों पहले हमारे भारत में कई प्रकार के ऐसे आंदोलन हुए जो पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित थे, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित थे। जैसे बात करते हैं, पहला है चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन की जैसे ही बात करते हैं, चिपको आंदोलन हमारे राजस्थान राज्य के जोधपुर प्रांत से संबंधित है। चिपको आंदोलन वनों की सुरक्षा के लिए उठाया गया एक सराहनीय कदम था। सन 1730 ईस्वी के आसपास जोधपुर के राजा ने अपने महल निर्माण को लेकर जो चूना पकाने हेतु सैनिकों को आदेश दिया कि जोधपुर के आसपास के इलाके में अच्छी खेरड़ियों को काटकर चूना पकाने के लिए लकड़ियां इकट्ठी की जाए। तो राजा के आदेश के अनुसार सैनिक वहां से रवाना होते हैं और ऐसा माना जाता है कि खेजड़ली के आसपास में विष्णुय संप्रदायों का जो गांव था, वहां पर खेजड़ियां अच्छी अच्छी खड़ी थी, उनको काटने का सैनिक आदेश देते हैं। जैसे ही ये गांव ये जो खबर है गांव में पहुंचती है, विष्णुय संप्रदाय की जो महिलाएं एवं पुरुष थे वो आग बबूला उठते हैं और जहां पर सैनिक खेजड़ियां काट रहे होते हैं वहां पर आ धमकते हैं, आकर के
उन्हें मना करते हैं कि यहाँ हम खेजड़ियाँ काटने नहीं देते। सैनिक मनमानी के बावजूद भी खेजड़ी काटने लगते हैं। तब ये देखकर विष्णुई संप्रदाय की 363 महिला एवं पुरुष खेजड़ियों से लिपट लेते हैं और ऐसा कहा जाता है कि सैनिक खेजड़ियों के साथ साथ में उनका शरीर भी काट देते हैं। तो वनों की रक्षा के लिए लोग अपना सर्वस्व बलिदान कर देते हैं, अपने शरीर का भी बलिदान कर देते हैं। और उनके बलिदान की याद में आज जोधपुर के खेजड़ली गांव में अमृताबाई का एक मेला भरता है। चूंकि यह जो आंदोलन था, यह जो चिपको आंदोलन था, अमृताबाई की अगुवाई में किया गया था, इसलिए अमृताबाई का याद में खेजड़ली गांव में एक मेला भरता है, जिसको खेजड़ली मेला या अमृताबाई का जो चिपको आंदोलन वाला मेला के नाम से भी जाना जाता है। चिपको आंदोलन के तर्ज पर भारत में एक अन्य राज्य है जिसका नाम उत्तराखंड है। उत्तराखंड में राजस्थान के जोधपुर की तर्ज पर चिपको आंदोलन जैसा एक आंदोलन चलाया गया था, जो सन 1981 में उत्तराखंड में घटित हुआ। उत्तराखंड में भी राजस्थान राज्य के जोधपुर की तर्ज पर एक चिपको आंदोलन जैसा आंदोलन चलाया गया था। वह आंदोलन भी पर्यावरण को बचाने एवं वृक्षों की रक्षा के लिए उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम था। खेजड़ली के बाद में चिपको आंदोलन को सुंदरलाल बहुगुणा नाम के एक व्यक्ति ने आगे बढ़ाया। सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन को आगे बढ़ाया। तो ये बात आपको नोट करनी बहुत जरूरी है। प्रश्न आ सकता है कि खेजड़ली के बाद में चिपको आंदोलन को किसने आगे बढ़ाया, तो आपका आंसर होगा सुंदरलाल बहुगुणा। एपिको आंदोलन, एपिको आंदोलन कर्नाटक में चिपको आंदोलन जैसा एक आंदोलन वृक्षों की सुरक्षा के लिए चलाया गया था। तो वृक्षों की सुरक्षा के लिए एक अन्य आंदोलन जो कर्नाटक में चलाया गया, उसका नाम एपिको आंदोलन था। यहां एपिको का अर्थ होता है चिपकना। तो अर्थ दोनों जो आंदोलन है, एपिको आंदोलन और चिपको आंदोलन, उनका अर्थ एक ही है। एपिको का अर्थ पूछा जा सकता है जिसका मतलब होता है चिपकना। अब खेजड़ी, खेजड़ी राजस्थान का राज्य वृक्ष है जो आप भलीभांति जानते हैं। इसे 1983 में राज्य का राज्य वृक्ष घोषित किया गया और इसका वैज्ञानिक नाम है वो प्रोसोपिस सिनेरिया होता है। तो हमारे राज्य का जो राज्य वृक्ष है वो खेजड़ी है और खेजड़ी को 1983 में राज्य का राज्य वृक्ष घोषित किया गया था और इसका वैज्ञानिक नाम है वो प्रोसोपिस सिनेरिया है। तो आज का प्राकृतिक संसाधनों वाला जो ये टॉपिक है, वो अध्याय है, वो यहाँ पर खत्म होता है। और जो इस आज वाला टॉपिक जो पढ़ा है उससे संबंधित जो प्रश्न बन रहे हैं वो प्रश्न कुछ इस प्रकार से हैं जो आपके लिए होमवर्क हेतु हैं। आपको होमवर्क समय समय पर करना है और समय समय पर लगातार आपको पढ़ाई करते रहना है। तो होमवर्क कुछ इस प्रकार से है। पहला प्रश्न जो आपके होमवर्क के लिए वो है चिपको आंदोलन पर लेख लिखिए। चिपको आंदोलन कहाँ हुआ, कौन से सन में हुआ, इसमें कौन सा संप्रदाय सम्मिलित था एवं कितने लोग मारे गए, ये चीज आपको लिखनी। क्वेश्चन नंबर 2 है प्राकृतिक संसाधनों में लोगों की क्या भागीदारी हो सकती है, समझाइए। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में एवं उनको आने वाली पीढ़ियां भी उपयोग कर सके, इस प्रकार के प्रबंधन कैसे कर सकते हैं आप। प्राकृतिक संसाधनों में लोगों की क्या भागीदारी हो सकती है ये समझाना। खेजड़ी को राज्य वृक्ष कब घोषित किया गया, इसका वैज्ञानिक नाम भी लिखना है। तो तीसरा प्रश्न है खेजड़ी को राज्य वृक्ष कब घोषित किया गया एवं इसका वैज्ञानिक नाम क्या। आसवन विधि एवं प्रभाजी आसवन विधि से आप क्या समझते हैं, या आसवन विधि और प्रभाजी आसवन विधि को समझाना है। तो ये था आपका होमवर्क। इसी के साथ जय हिंद जय भारत। कल लेकर आएंगे नया पाठ और नया वीडियो।